तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो हम पहले इन वीडियोस में 6 क्लास की एनसीईआरटी फिनिश करेंगे। जैसे हमने पहले 6 क्लास की हिस्ट्री फिनिश की थी। अब इन वीडियोस में हम 6 क्लास की जियोग्राफी फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद पोल साइंस। ऐसे ही फिर हमारी 7th क्लास आएगी और उसके बाद फिर 8th क्लास आएगी। ये सब हमारे हैंडमेड नोट्स हैं, जिससे पढ़कर मैंने सीटेट में 45 स्कोर किया सोशल साइंस में। और उम्मीद करता हूँ आप भी इन नोट से पढ़कर 40 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में ये है हमारा पार्ट 3 और इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अध्यापक अकेडमी पर मिलेगी। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कृपया आप जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। सारी पीडीएफ हम उधर ही डालते हैं, जो कि आपको सीटेट में रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो इस वाली वीडियो में हम 2 चैप्टर करेंगे, 3rd और 4th। पिछली वीडियो में हमने 2nd चैप्टर फिनिश किया था और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3rd और 4th ज्योग्राफी क्लास 6 का। तो हमारा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। तो इस वाले चैप्टर में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी कैसे अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे सूर्य का चक्कर लगाती है और ऋतुएं कब बदलती हैं और दिन एक समान कब होता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है और छोटा कब होता है। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं? पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन जो होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे ही यूँ चारों तरफ घूमती रहती है। अपना जैसे गोला घूमता है ना, जैसे हम लट्टू को फेंकते हैं और वो चारों तरफ घूमने लग जाता है अपने धुरी पे ही, तो उसे कहते हैं घूर्णन। और परिक्रमण क्या होता है? ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो यह है परिक्रमण। तो चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मतलब अक्ष होता है, वो होता है पृथ्वी हमारी झुकी हुई है 66.5 अक्ष पर, और उसी पर वो अपने अपने गोल गोल घूमती रहती है। जैसे लट्टू घूमता रहता है, वैसे ही पृथ्वी घूमती रहती है धीरे धीरे। और देखते हैं आगे। तो देखिए, जैसे ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी चक्कर तो लगा ही रही है, पर ये अपने, देखो ये मोशन दिख रहा है ना आपको, तो ये पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर ही। और ये है एक्सिस, मतलब अक्ष, जो हमारा 66.5 अक्ष पर होता है। और जैसे आपने देखा कि ये वाला हमारा हिस्सा है, ये सूर्य की तरफ है, तो इधर उजाला है, और पीछे वाला जो हिस्सा है उधर रात है। और ये घूमने लगेगी और घूमते घूमते इधर ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो एक हिस्से पर रात होती है और एक हिस्से पर दिन होता है। और जो सूर्य की तरफ होता है हिस्सा, उधर ऑब्वियसली दिन रहेगा, और जो उसके पीछे रहेगा तो उधर रात होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये हमारा सूर्य है और पृथ्वी इसके देखो चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। और ये अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, तो इसे कहते हैं घूर्णन। तो क्वेश्चन आता है कि घूर्णन से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, तो उसे कहते हैं घूर्णन। और परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ घूमना। आगे देखते हैं। पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय तल से 66.5 का कोण बनाता है, और वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षा के समतल कहलाता है।
क्या कहलाता है वो होता है कक्षीय समतल। ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। क्या कहलाता है वो? कक्षीय समतल। अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें सिंपल सा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस क्वेश्चन आता है कि कक्षीय समतल किसे कहते हैं। तो वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए ये लाइन है, ये कौन सी है? हमारी विषुव। तो ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। तो पृथ्वी का कक्ष समतल कहाँ पर? यहाँ पर। और ये कौन सा है हमारा? 66.5, क्योंकि पृथ्वी 66.5 पर हमारी अक्ष पर झुकी हुई है। और ये दक्षिणी ध्रुव, ये त्रिध्रुव, और ये है समतल। पृथ्वी का कक्ष ये 90 डिग्री पे जो है, ये पृथ्वी का कक्ष समतल। सिंपल है, आपको बस ये याद रखना, जो कक्षा द्वारा बनाया गया है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। और कुछ आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट, प्रदीप्ति व्रत। तो ये क्या होता है? जो सूर्य की और वाले भाग में दिन होता है, और जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर है वहाँ रात होती है। और ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। मतलब जो ऐसा व्रत, ऐसा काल्पनिक व्रत जो कि पृथ्वी को अर्थात ग्लोब को दिन और रात में विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारा सूर्य है, तो इधर दिन है और इधर रात है, और ये पूरा है हमारा प्रदीप्ति व्रत। नेक्स्ट, लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिनों में और 1/4 में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो 1/4 का मतलब अर्थात है 6 घंटे। और एक वर्ष 365 दिन का माना जाता है सुविधा के लिए, क्योंकि इसमें 6 ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए खाली 365 दिन का एक वर्ष माना जाता है। बल्कि होता है एक वर्ष 365 प्लस 6 घंटे, और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें जोड़ा नहीं जाता। आगे देखते हैं। और जो बचे हुए 6 घंटे हैं उन्हें अगले 4 वर्षों में मिलकर एक दिन, मतलब हर वर्ष 6 घंटे फालतू, तो 4 वर्ष में जाकर हमारे बनते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे का होता है हमारा एक दिन। तो इसे 4 वर्ष में आने वाली फरवरी में जोड़ दिया जाता है, जो कि उस वर्ष लीप वर्ष में फरवरी 28 के बदले 29 का दिन हो जाता है। मतलब 4 वर्ष बाद फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, तो वो 29 हो जाती है। तो इसे लीप वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋतु परिवर्तन। अब हम जानेंगे ऋतु परिवर्तन होता क्यों है हमारे। तो ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो हमारी ऋतु परिवर्तन, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है और उसका परिक्रमण भी करती रहती है, तो इस कारण हमारी ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। अब देखते हैं उत्तर अयनांत किसे कहते हैं। तो उत्तर अयनांत कब होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है ये, तो हमारी डेट याद रखने की चीज़ है। तो होता है हमारा 21 जून को। और उत्तर अयनांत से क्या समझते हैं आप? कि जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। और ये कब होता है? 21 जून को। तो चलिए देखते हैं इसे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इसलिए 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ये सब फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। पूछा जाता है कि 21 उत्तरी गोलार्ध में कौन सा दिन सबसे लंबा होता है? कौन सा होता है? तो 21 जून को। और किस कारण? क्योंकि सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ दिन उजाला ज़्यादा रहता है और दिन लंबा होता है। अगला देखते हैं दक्षिण अयनांत। अब इसमें ये कब होता है? ये 22 दिसंबर को होता है, और इसमें दक्षिणी ध्रुव में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो चलिए देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव
के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण दक्षिण ध्रुव दिन लंबे होते हैं। तो उत्तरायणांत कब होता है? जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और दक्षिणायनांत कब होता है? जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो आप इनमें डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये था हमारा दक्षिण में मकर रेखा, और अगर बात करें उत्तर की, तो उत्तर में कर्क रेखा के कारण जब वो रोशनी पड़ती है सूर्य की। अब आता है विषुव। विषुव होता है जब दिन और रात हमारी बराबर अवधि के हों। तो ये कब होता है हमारा? ये होता है 21 मार्च व 23 सितंबर। 2 दिन ऐसे होते हैं जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो देखते हैं इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। तो इसमें ये डेट पूछ सकता है कि विषुव कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो जैसा कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था, मैं बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, बल्कि कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिए थे, मैंने वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं, ताकि अगर आगे कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस देख के बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और आपको एसएसटी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए सारी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। ये हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में ब्रैकेट्स में दी गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी सवाल आ जाते हैं हमारे सीटेट में। तो पृथ्वी आर्यभट्ट ने क्या बताया? पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। नेक्स्ट, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर वो दिन है जब हमारे दिन और रात बराबर होते हैं। तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद। और जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो ये याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछते हैं कि विषुव के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो हमारी शरद ऋतु। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है वसंत, और दक्षिण गोलार्ध में हो जाता है शरद। नेक्स्ट, इस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात, दिन तथा, तो हम बात कर रहे थे कि दिन रात क्यों बदलती हैं, तथा रात ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है। तो ये 2 गतियों के कारण होता है, एक तो घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। तो आप इसे याद रखिएगा। अब हमारा चैप्टर होता है 4th, तो जिसके बारे में हम जिसमें हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और मानचित्रों के अंदर क्या क्या होता है। तो ये भी हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, और लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सब। तो चलिए देखते हैं मानचित्र के प्रकार। तो हमारा फर्स्ट आता है भौतिक या उच्चावच मानचित्र। तो भौतिक के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें पहाड़, नदियाँ, समुद्र आदि दर्शाए जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। देखते हैं पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पत्थरों, पर्वतों, पत्थर, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाने वाला मानचित्र। अगला देखते हैं। अब हमारा सेकंड है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं? राज्य व नगर और विश्व के विभिन्न देशों में राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला। सिंपल, राजनीतिक से मतलब सीमा। आप याद रखते हैं कि सीमा के ऊपर ही ज़्यादातर राजनीति होती है दूसरे देशों से। तो आंसर है हमारा यही रहेगा कि सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, थीमैटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र
और वर्षा मानचित्र, वनों का मानचित्र तथा उद्योगों का विवरण दर्शन होने वाले मानचित्र। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? थीमेटिक। थीमेटिक में आ रहा है हमारा थीम। तो ये किसी थीम पर बेस्ड होते हैं। जैसे कहाँ कहाँ वर्षा होती है, आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ वर्षा होती है, कि भारत, और सड़क सड़क का मानचित्र, और भारत में कहाँ कहाँ वन है इसका अलग मानचित्र होता है। तो ये थीम पर बेस्ड होते हैं, तो इसे क्या कहा गया? थीमेटिक मानचित्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मानचित्र के घटक। तो मानचित्र में कितने घटक होते हैं? 3। पहला दूरी, दूसरा दिशा, और तीसरा प्रतीक। प्रतीक कैसे होता है? जैसे हम उस पे पेड़ का निशान बना देते हैं कि यहाँ पेड़ है, और उसमें सड़क का, ये सड़क का बना देते हैं इसमें, ये वाला प्रतीक। तो ये सब होते हैं मानचित्र में प्रतीक। अब हम देखते हैं कि छोटे पैमाने का मानचित्र कौन सा होता है और बड़े पैमाने का मानचित्र कौन सा होता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देश को कागज़ पर दिखाना होता है, तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तो छोटे पैमाने का कब उपयोग करते हैं? जब हम अपने देश को या फिर किसी महाद्वीप इत्यादि को, मतलब जो बहुत बड़ा है, उसे छोटे छोटे कागज़ पर दर्शाना चाहते हैं, तो हमें छोटे पैमाने वाला मानचित्र का उपयोग करना पड़ता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? छोटा मानचित्र, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। तो क्योंकि इसमें 500 किलोमीटर को केवल 5 सेंटीमीटर स्थल में दर्शाया जाता है, इसलिए इसे छोटा पैमाना वाला भी कहते हैं। तो आप इसे याद रख लीजिएगा कि छोटे पैमाने मानचित्र में 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर से दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को पास कर दिखाना होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने अपने मोहल्ले का मानचित्र बनाया, तो उसमें तो सब साफ साफ दिखता है कि कौन सी गली कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। या फिर गांव का बनाया तो उसे क्या कहते हैं? बड़े पैमाने वाला। और इसका साइज़ क्या होता है? तो 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। तो कितनी को? 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं बड़े पैमाने वाला। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो अर्थात अभी मैं बता रहा था कि आप अगर अपने मोहल्ले का नक्शा बनाएंगे, तो उसमें गली और किसका घर कहाँ है और पेड़ कहाँ है, तो इसमें सब पता चलेगा कौन से, क्योंकि ये बड़े पैमाने वाला है। लेकिन अगर हम महाद्वीप या देश की बात करेंगे, तो इसमें हमें बहुत सब कुछ छोटा छोटा करना पड़ेगा, जिससे हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अब प्रधान दिग्बंधु, ये हमारे दिग्बंधु होते हैं। प्रधान 4 होते हैं, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और बाकी जो जैसे हमारी उनमें बीच में जो 45 डिग्री पर होती है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये खाली हमारे दिशाएं कहलाती हैं। और पर जो हमारी मेन है, जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये पश्चिम, तो ये सब होते हैं हमारे दिग्बंधु। पर अगर हम इसमें से उत्तर और पूर्व करें, तो ये खाली हमारी दिशाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, दिक्सूचक। दिक्सूचक क्या होता है? हम आपको दिखा देते हैं ये वाला, जिससे ज़्यादातर पुराने ज़मानों में देखा जाता था कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, और इसकी सुई सदैव नॉर्थ और साउथ में रहती है, मतलब उत्तर और दक्षिण में इसकी सुई सदैव रहती है। तो देखते हैं, इसकी सहायता से किसी भी दिशा का पता लगाया जा सकता है। सेकंड, इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है। तो क्वेश्चन आता है कि इसकी सुई हमेशा कहाँ रहती है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट, ये हमारे आखिरी स्लाइड है। रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक किन्हें कहा जाता है? जिन प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय सहमति मिली हुई है। मतलब जैसे मैप पे हमें कुछ दर्शाना है, और जैसे महाद्वीप पे, या फिर जैसे हमारे पेड़ों के लिए कौन सा बनाया हुआ है, ऐसे
ये वाला हमारा पेड़ होता है। और कब्रिस्तान के लिए कैसे बनाया जाता है, ये वाला। तो इन सबको क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति मिली हुई है, जिन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। और पोस्ट ऑफिस के लिए आपको पता होगा कैसे लिखा जाता है, PS, नहीं सॉरी, PO पोस्ट ऑफिस के लिए लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। रेखा चित्र, जैसे दोस्त का घर का नक्शा बनाना। रेखा चित्र होता है जब जब हम रफली बना देते हैं, जैसे हमें अपने दोस्त के घर जाना है तो हम उसका नक्शा बना लेते हैं, उसके गली गली मोहल्ले में कैसे जाना है, तो उसे कहते हैं रेखा चित्र। और खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया है रेखा चित्र। तो आप इन्हें याद रख लीजिएगा, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो बहुत इजी है। तो इनमें डिफरेंस आ सकता है कि रेखा चित्र या खाका किसे कहते हैं। तो रेखा चित्र दोस्त के घर का नक्शा एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, और खाका एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। तो आई होप आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और हमारे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।